टू ऑल ऑफ यू। मैं कुमार जयसर चंपारण आईएएस पटना का जो टेस्ट सीरीज नंबर 8 है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग कॉन्शियस रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी अपना डेट निकाल चुकी है। अगस्त माह का लास्ट वीक में ये एग्जाम होना निर्धारित किया गया है। आप लोगों को तैयारी में लग जानी चाहिए। आज का पहला प्रश्न है AMW, जैसा कि कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है उसी में से है। AMW इनमें से किस तट पर पाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, गोलकुंडा। तो ये सी होगा, मालाबार तट। AMW प्रकार की जो जलवायु है भारत में मालाबार तट पर पाया जाता है। याद रखेंगे, AMW यहाँ है, यही है AMW। और यहाँ है AS, कोरोमंडल पर जो होगा ये होगा AS, याद रखेंगे। और अपना बिहार का जो गंगा मैदान है ये CWG होगा, और बिहार का दक्षिण वाला भाग में AW होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है। चलिए ठीक है। कावेरी पे जो जलप्रपात है आपको मालूम है, कावेरी पे है शिव समुद्रम जलप्रपात, और सारावती नदी पर है जोग जलप्रपात, जिसे अब गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, सिंधु नदी का प्रवाह मार्ग लद्दाख में है। तो ये है सी, लद्दाख और जास्कर के मध्य में है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम यहाँ पे फिगर बना लें तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यदि फिगर बनता है तो ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। तो लद्दाख में ऊपर वाला जो पर्वत है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। तो इसी के बीच से जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। सिंधु नदी का जो प्रवाह मार्ग है वो है यही है सिंधु नदी, और ये है काराकोरम, और ये है लद्दाख, और ये है जास्कर श्रेणी। ओके, और ये है सिंधु या इंडस, इसी को हम लोग सिंधु नदी या इंडस नदी भी कहते हैं। सिंधु ये ट्रांस नदी है और ये तिब्बत से आती है, ये नदी इस तरह से बहती है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। लौह उत्पादन क्षेत्र डहली रजहरा कहाँ है? डहली रजहरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी दीजिएगा, डहली रजहरा छत्तीसगढ़ में स्थित है। 4 और भी ऐसे उत्तर प्रदेश में कोई भी लोहा उत्पादन माइंस नहीं है। उड़ीसा में बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी है। उड़ीसा में बादाम पहाड़, याद रखिएगा, बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ तो ये होगा उड़ीसा में। और भी एक गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, महिसानी, ये सभी उड़ीसा का पहाड़ है। झारखंड में क्या है? तो झारखंड में भी एक है नोआमुंडी, याद रखेंगे, नोआमुंडी, नोआमुंडी। लेकिन डहली रजहरा ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है प्रश्न, हिडकल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में, और घाट प्रभा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी। कावेरी खुद एक मुख्य नदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में लास्ट में रूप में जानी जाती है। ऐसे गोदावरी सबसे बड़ी है, कृष्णा सबसे बड़ी, लेकिन लास्ट का दक्षिण में सबसे बड़ी कावेरी है। इसे हम लोग सदा नीरा नदी के रूप में भी जानते हैं। कावेरी को सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा। चलिए अगला, भारत में सर्वप्रथम 1874 में इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये कुल्टी में। आंसर याद रखेंगे ए, कुल्टी। इसके अलावा और भी जानिए आप, जमशेदपुर में 1907 में लगा था कारखाना, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा, और बर्नपुर में लगा था 1937 में।
1937 में। हालांकि इसके पहले 1918 में और 23 में भी लगा था, लेकिन 1937 में बर्नफुट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में किस स्थान पर आता है? तो दूसरा। पहला चीन है, दूसरा भारत का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, भारत में होजरी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो होजरी उत्पादन, होजरी एक कपड़ा है, उसके लिए लुधियाना, डी ऑप्शन दीजिएगा, डी लुधियाना। चलिए आगे, जयपुर के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं आप। जयपुर हम लोग जानते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है, भारत का पेरिस भी कहलाता है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये शहर को ले लिया गया। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को ने ले लिया है। और मुंबई को हम लोग कोटनोपोलिस कहते हैं, मुंबई को कोटनोपोलिस कहा गया। कोटनो, कॉटन के लिए कोटनोपोलिस, पोलिस। हाँ। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कभी कभी। अराकावा नदी के किनारे, अराकावा नदी, ऑप्शन बी। साल्विन, ये जो नदी है ये अपना पड़ोसी देश म्यांमार में है, राइन जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर जाने के लिए कौन एक जल संधि का उपयोग होगा? जल संधि जो दो बड़े जलाशय को जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। तो इंग्लिश चैनल से जाना होगा उत्तरी सागर में, तो ये होगा डोबर जल संधि, याद रखिएगा, डी ऑप्शन, डोबर। डेविस जो है ये कनाडा के पास है, कनाडा ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन की खाड़ी को जोड़ता है लेब्राडोर सागर से। और सुंडा आप जानते ही हैं, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। चलिए, मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका के पास है, मेडागास्कर के पास। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी दीजिएगा। वास्को डी गामा भारत और केप ऑफ गुड हॉप को भी खोजा था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड हॉप, गुड हॉप को भी खोजा था, और फिर भारत को भी खोजा है। कोलंबस जानते हैं अमेरिका का खोज किया था। और मैगलन पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा दिया था, गोल घूम गया था, जहां से चला था वहीं फिर आ गया था, इसलिए हम लोग इसमें आंसर देंगे कैप्टन को। 12 नंबर प्रश्न है, पार्कलैंड घास स्थल कहाँ है? तो पार्कलैंड एक दक्षिण अफ्रीका का घास स्थल है, ऑप्शन डी दीजिएगा। और ये उपोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है पार्कलैंड। अगला प्रश्न है, बरखान स्थलाकृति का निर्माण होता है 13 नंबर। तो बरखान होता है ए, पवन से, पवन से बनने वाला स्थलाकृति है बरखान। समुद्री लहर से बनता है हुक, टोम्बलो। भूमिगत जल से स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट। और हिम से लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, हिम गह्वर, ये सब निर्माण होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ये एंजल जलप्रपात है, एंजल, याद रखेंगे, कैरोनी नदी पर है ये। नदी का नाम है कैरोनी, वेनेजुएला में, कैरोनी नदी, वेनेजुएला का। विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीका में है, जाम्बेंजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच। नदी का नाम होगा इसका जाम्बेंजी, जाम्बेंजी नदी का नाम है। जो गरसोपा भारत में नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पर है। इनमें कौन मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो किलिमंजारो भी है, पोपा भी है, एकांकागुआ भी, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। फिजियामा नहीं है, ये है प्रसुप्त का उदाहरण है, प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न मिलान करना है, कहता है अग्निवलय, बैथोलिथ, 180 डिग्री देशांतर, फोबे। तो अग्निवलय क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर है, ये तो हो जाएगा 3। अगला है बैथोलिथ क्या है? गुम्दाकार लावा स्थलाकृति, याद रखिएगा, ये 4 नंबर। इसके बाद 180 डिग्री देशांतर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 2 नंबर, और ये 3 नंबर। फोबे क्या है? एक उपग्रह है, फोबे जो है एक उपग्रह है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 है किसी में, 3 4 2 1 किसी में नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई, याद रखना है आपको। अगला है लखीसराय से पश्चिम गंगा में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो लखीसराय मान ले कि एक जगह है ना, तो लखीसराय से पश्चिम में आएंगे तो पहला मिलेगा हरोहर, और उसके बाद मिलेगा सकरी, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, 17 का आंसर ई। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कौन सत्य कथन है? भीम बांध जमुई जिला में स्थित है, ये गलत है। कर
कलरव पक्षी उत्सव बिहार में मनाया गया, बिल्कुल मनाया गया, जमुई जिला में मनाया गया, ये सही है। फतुहा एक औद्योगिक क्षेत्र, सही है। बिहार में मानसून की शुरुआत किशनगंज से होती है, लगभग सही है। इसलिए ऑप्शन इसका दे दीजिएगा ई, 18 का ऑप्शन ई हो जाएगा। 19 में आइए, बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ये कछारी, ऑप्शन बी। कछारी का एक मतलब हुआ जलोढ़, एक प्रकार का जलोढ़ को ही कछारी कहते हैं, जलोढ़ मृदा। इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल। बिहार की स्थिति है क्या है? कर्क रेखा से उत्तर, ये सही है। कर्क रेखा से दक्षिण, गलत है। कर्क रेखा इसके मध्य से, गलत। कर्क रेखा चंपारण से, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, 20 का आंसर दीजिएगा ए। चलिए, अब हम लोग 21 में आते हैं इकोनॉमिक्स से। इसके पहले हम लोग 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? ये बी ऑप्शन, डॉक्टर स्वामीनाथन। 22 नंबर में, ये भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सी, 1906 में। रानीपेट एक जगह है तमिलनाडु में, रानीपेट, रानीपेट तमिलनाडु में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, ये डी ऑप्शन। ये बिहार में ही है। बरौनी कहाँ है? बिहार में। एक औद्योगिक संकुल के रूप में जाना जाता है बरौनी। 24 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित शहरों में कौन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जाना जाता है? कौन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है? तो ये सी, बेंगलुरु। हैदराबाद हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है, बेंगलुरु, सी आंसर होगा इसका। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस देश में पहली बार जनता के लिए कागज के नोटों का आरंभ हुआ था? बी, चीन। ये सब ऑप्शन देखते एक साथ आंसर मारना है। 26 नंबर है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संबंधित तथ्य सही है। क्या क्या सही है? तो ये देखना है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था सही है। यहाँ की जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है। चलिए, एक से अधिक हो गया, ऑप्शन दे दीजिएगा ई, 26 का ऑप्शन ई। 27 में, ये कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया था? द्रुत, स्पीड पोस्ट है ना, इसी को कहते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट कब शुरू हुआ था भारत में? तो 1986 में हुआ था। आंसर दीजिएगा ए। ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, देखते एक साथ ये सब रेडीमेड आंसर। आंसर ए दीजिएगा, योजना व्यय का। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? 29 का, ये है 2011-12 में, ऑप्शन डी दीजिएगा। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालोबनिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? यह भारतीय उद्योगों की स्थापना करना था, ऑप्शन दीजिएगा बी, भारतीय उद्योगों की स्थापना करना था। और अगला फिर 30 के बाद और आगे 31 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। कहता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पर लगभग कितने धनराशि आवंटित किए गए? ये ऑप्शन ए दीजिएगा, 60,66 करोड़ रुपया किया गया था, ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न पर आइए, बिहार बजट 22-23 में हर घर नल जल योजना के लिए कितने रुपए या कितने धनराशि आवंटित? 1,110 करोड़ रुपया किया गया, ऑप्शन ए दीजिएगा। 33 में आइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के पर्यटन स्थल पर कितने करोड़ रुपए के धनराशि आवंटित किए गए हैं? तो ऑप्शन इसका भी ए दीजिएगा। ये सब ऑप्शन रटना है, क्योंकि डाटा से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग रटेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार बजट में कला संस्कृति एवं युवाओं पर कितने धनराशि आवंटित किए गए हैं? 176.53 करोड़ रुपया किया गया, इसका भी ऑप्शन ए सही है। और हम लोग 35 नंबर इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 में बिहार बजट में पर्यावरण एवं वन पर कितने धनराशि आवंटित किए गए हैं? 662.84 करोड़ रुपया, ऑप्शन है। अब देखिए, यहाँ पर बजट से ज्यादा क्वेश्चन दे दिया गया है, आप लोग थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, अच्छा से याद रखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। चलिए, प्रश्न 36 नंबर है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, वांडीवास युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें कौन पराजित हुआ था? काउंट लाली या बूसी, बूसी भी आएगा कभी ऑप्शन, तो बूसी भी मारेंगे, ठीक है।
और इस युद्ध के साथ ही अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया फ्रांसीसियों के ऊपर। 37 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग ये 1503 में कोचीन में किया था। 1503 ईस्वी में कोच्चि में किया था, इसलिए ऑप्शन ए दीजिएगा, इसका आंसर रहेगा। और दूसरा ये जो है 1505 में कनानौर में किया था, यहाँ पे किया था 1505 में, ये दूसरा था, ये सेकंड था। और फर्स्ट जो है ये प्रथम दुर्ग कोच्चि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिलचस्प बात है कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से भारत को प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये होगा पुर्तगाली, है ना। प्रथमता सामुद्रिक व्यापार, पहली बार पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए, याद रखिएगा हमेशा। अगला प्रश्न है, 39 निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न, ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है ना, जो बंगाल का गवर्नर बना था पहला, रॉबर्ट क्लाइव को ये बंगाल का पहला गवर्नर के रूप में भी जाना जाता है, जो 1857 से 1860 तक और फिर 65 में भी ये आया था। अगला है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ये श्रीनगर, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह जो थे सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह सुकर चकिया, याद रखेंगे, सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल से इनका संबंध था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम। चलिए 40 के बाद हम लोग आते हैं 41 नंबर पर, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हर जगह हम लोग को मिलता रहता है, ये होगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आंसर डी दीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल क्या है आपको मालूम होगा, इनका शासनकाल है जस्ट वारेन हेस्टिंग्स का समाप्त होता है, पीट्स इंडिया एक्ट आता है, और उसके बाद से ये 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस जाना जाता है। चलिए डलहौजी के लिए हम लोग एक तथ्य जाने, लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को डलहौजी दिया था, है ना। और बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल हुए थे। और आगे हम लोग चलते हैं, करजन जो यहाँ है, तो करजन के शासन में ही बंगाल विभाजन हुआ था, और रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुआ था। बंगाल विभाजन के साथ रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना करजन के समय, और बंगाल विभाजन भी हुआ था। चलिए अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन एक इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली है, सहायक संधि के लिए जाना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स गलत है यहाँ। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इसके समय में सुगौली की संधि हुआ था, याद रखिएगा, सुगौली संधि, सुगौली संधि, इसीलिए ये जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके काल में नहीं हुआ था। चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त जाना ही जाता है। विलियम बेंटिंग 1929 1829 का 17वां रेगुलेशन, ठीक है, 1828 में आ गया था। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ऊपर में, वही चीज है यहाँ, इसका ऑप्शन दीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। चलिए अगला, मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे, ये ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे सिपाही थे। अगला है 45 नंबर, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बास्काट भूमि की वापसी का, ठीक है, यानी कृषि वाला भूमि का वापसी की मांग किया जा रहा था। 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी के करबे, बी ऑप्शन, देखते एक साथ ये सब ऑप्शन मार दीजिएगा, सब रटा हुआ रहना। महिला विश्वविद्यालय पहली बार मुंबई में, डी के करबे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन के द्वारा 1876 से 1880 इनका काल रहा है, 1876 से 80, और जस्ट इसके बाद रिपन आते हैं 80 से 84 के बीच में। और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय
स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। देखते एक साथ ये सब। ए राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। एस एन बनर्जी, सुरेश नाथ बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन किसने, सी आर दास किए थे। बी दीजिएगा ऑप्शन, चित्तरंजन दास किए थे। अगला है 51 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। तो रामपुरबा से हुआ है, डी ऑप्शन। ये वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में है ये। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो बिहार में जो पाया गया है ये मौर्य अभिलेख का जो भाषा था वो था प्राकृत। बी ऑप्शन दीजिएगा इसका, बी। कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। पाषाण काल में किया था। ये ऑप्शन होगा पाषाण काल। पाषाण काल छूट गया है, पाषाण काल का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था। तो ये बांटा था 7 श्रेणियों में। ऑप्शन डी दीजिएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये कनिष्क, याद रखना, ऑप्शन ए दीजिएगा, कनिष्क का ये शोभा बढ़ाते थे। समुद्रगुप्त में हरिसेन, जैसा कि जानते हैं हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे नागार्जुन को ऐसे थोड़ा जान लेंगे। इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत भी देते हैं। और चरक क्या थे, राजवैद्य थे कनिष्क का। चलिए अगला, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। और ये है बी, हरियाणा में थानेश्वर की राजधानी। वर्धन वंश का संस्थापक हम लोग जानते हैं पुष्पवृत्ति इसका संस्थापक था, और इसीलिए वर्धन वंश को पुष्पवृत्ति वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये हरियाणा का अंबाला जिला में आता है थानेश्वर, हरियाणा का अंबाला जिला में, याद रखेंगे। अगला, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए थे। ऑप्शन सी, पंजाब में बस गए थे। अगला प्रश्न, महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठन कहा जाता था। ऑप्शन ए दीजिएगा, 58। 59 नंबर प्रश्न पे आइए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य। चालुक्य जैसा, ए ऑप्शन ए हो जाएगा, चालुक्य, जो कि आप जानते हैं चालुक्य 3 जगह था, वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य, याद रखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी लोक महादेवी ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी बनवाई थे। चलिए, जो चालुक्य वंश से संबंधित। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ए ऑप्शन हो जाएगा। जो ममलूक था, एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 10 के बीच में शासन किया। इसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित 2 चीज जानेंगे। एक है कुब्बत उल इस्लाम, जो मस्जिद है ये दिल्ली में बनवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था। तो ये था सिकंदर लोधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का बेटा था, और इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का बेटा। तो सिकंदर लोधी आगरा शहर की भी स्थापना नवीकरण करवाया था, और वहीं पे एक सिकंदरा शहर भी बसवाया था। आगरा अपनी राजधानी को भी स्थानांतरित किया था। ये सब सिकंदर लोधी से संबंधित है। ऑप्शन बी दीजिएगा। अगला प्रश्न, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी दीजिएगा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। शंकर देव को कहा जाता है असम का चैतन्य। ऑप्शन ए। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी था जिसे अपनाया था। नक्शबंदी, ऑप्शन ए दीजिएगा। नक्शबंदी में इसका ज्यादा दिलचस्पी था। और ऐसे भी आप जानते हैं औरंगजेब ऐसा शासक था जो कुरान शरीफ के अनुसार शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। औरंगजेब की एक बड़ी उपलब्धि ये थी
इन्हें दो कर इसने माफ करवाया था। एक है सहदारी और एक है पानदारी। सहदारी हुआ चलने फिरने घूमने पर्यटन कर का नाश करवाए कम करवा दें खत्म करवाया था। और पानदारी जो हुआ, एक सहदारी लिख दे रहे हैं, सहदारी, और एक है पानदारी। पानदारी हुआ व्यापारी से चुंगी, है ना, चुंगी को खत्म किया था व्यापारियों से। और सहदारी जो है ये आंतरिक भागों में, शहर के आंतरिक भागों में घूमने में फिरने में पर्यटन कर में, तो ये दोनों कर को ये हटवाया था, ये दोनों कर था हटवा दिया था। शिवाजी ने मजबूत सेना, ये नौसेना का गठन किया था, बिल्कुल सही है। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? कोलाबा में। ए ऑप्शन दीजिएगा, ये महाराष्ट्र कोलाबा में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? दतिया, और ये है एमपी में। दतिया एमपी में 66 का। चलिए अगला है, मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो मानसेहरा शिलालेख जो है पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी दीजिएगा, मानसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और ये जो मानसेहरा शिलालेख ये खरोष्ठी में लिखा जाता था। खरोष्ठी, खरोष्ठी। और खरोष्ठी जो लेखन शैली होता था, ये दाएं से बाएं होता था, यानी इधर से ऐसे चलता था, इस तरह से। यही है खरोष्ठी, खरोष्ठी। चलिए एक और भी था यहाँ पे, शहबाजगढ़ी। दोनों शिलालेख, मानसेरा और शहबाजगढ़ी, दोनों पाकिस्तान से मिला है। चलिए, और अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? ये है बी ऑप्शन, रुमिनदेई है सबसे छोटा। और जो रुमिनदेई है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में, जो बाएं से दाएं चलता है, इधर से इधर चलता है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलता है। चलिए और एक अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? मौल, बहुत कम किताबों में मिलता है, ऑप्शन दीजिएगा बी। और अगला और लास्ट प्रश्न आज का हिस्ट्री में, और वो है, मीर साहब टोला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, और ये डी भागलपुर में। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री तक क्वेश्चन समाप्त किए। आप लोगों को बता दें, चंपारण आईएएस, जहां मेंस का क्लास उपलब्ध है, जिसमें एलएसडब्ल्यू, ज्योग्राफी, ये दोनों ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। यथासंभव यदि आप लोगों को क्लास करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जीएस मेंस का भी क्लास उपलब्ध है शाम में 4 बजे से। किसी भी तरह का आप लोग को पूछताछ करना है तो इस नंबर पे कर सकते हैं, 91 28 13 23 20। कुमार जय सर, कुमार जय। चलिए ओके, हैव अ नाइस नाइट।